तो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे बायसिंग के दो टाइप्स होते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायस। तो हमारा फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, देखो तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे वोल्टेज को अप्लाई करते हैं। अगर हमारा अप्लाइड वोल्टेज कम रहा तो वो उस बैरियर पोटेंशियल को तोड़कर वहाँ से करंट पास नहीं हो सकेगा। तो इसकी वजह से वहाँ पे जो डायोड है उसमें से कोई करंट पास नहीं होगा, और हम क्या चाहते हैं, उस डायोड में से कोई करंट पास कर सके। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम ज्यादा अप्लाइड वोल्टेज को देते हैं। अप्लाइड वोल्टेज हमेशा ज्यादा होता है बैरियर पोटेंशियल से। हम इसका ध्यान रखते हैं। जो हमारा डिप्लीशन रीजन होता है उसकी एक पर्टिकुलर विड्थ होती है, वो क्या होती है, कम होने लगती है। तो वो बैरियर पोटेंशियल भी क्या होने लगता है, कम होने लगता है। ओके, बैरियर पोटेंशियल मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे लिए एक ऑब्स्टेकल की तरह है। तो डिप्लीशन रीजन कि विड्थ कम होना मतलब अच्छी बात है, वो ऑब्स्टेकल हमारा कम कम होते जा रहा है। इसकी वजह से वहां से एक करंट पास हो सके। तो इसे हम जो भी करंट हमारे पूरे सर्किट में जब हम फॉरवर्ड बायस करते हैं पास होता है, उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड करंट। तो हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या करते हैं, करंट को कैरी करते हैं, उसकी वजह से फॉरवर्ड करंट पास होता है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड करंट क्यों है, हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, क्योंकि हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स उस करंट को लेके जा रहे हैं। ओके, उनकी वजह से द फॉरवर्ड करंट इज ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिवर्स बायसिंग ऑफ डायोड। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, हमारा जो सप्लाई है उसे उल्टा कर रहे हैं। निगेटिव टर्मिनल पी से ज्वाइन कर रहे हैं और पॉजिटिव टर्मिनल, हम बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हम किससे ज्वाइन कर रहे हैं, एन से। तो इससे क्या हो रहा है, पी रीजन है उसमें जो होल्स है, तो हमारा जो पी होता है वहां पे क्या होता है, होल्स होते हैं। टर्मिनल कौन सा जा रहा है, निगेटिव टर्मिनल से। वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट हो रहा है। पी पॉजिटिव होता है मतलब होल्स पॉजिटिव होते हैं, वहां पे पी रीजन में होल्स मेजॉरिटी रहते हैं और एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं। हमारा जो निगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव से अट्रैक्ट करेंगे, जैसे हमारे मैग्नेट में होता है। अगर हम दो मैग्नेट ले, एक का साउथ पोल और एक का नॉर्थ पोल, दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ऐसा ही सेम रिवर्स बायसिंग में होता है, और उसकी वजह से उसमें से कोई करंट पास नहीं हो सकता है। मेजॉरिटी कैरियर्स वहां से कोई करंट पास करके ले जा नहीं सकते, क्योंकि वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो बैरियर पोटेंशियल है वो भी बढ़ रहा है, और डिप्लीशन रीजन की विड्थ भी बढ़ जाती है। मतलब डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ जाएगी तो वहाँ से क्या होगा, करंट पास हो नहीं सकेगा, और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसकी वजह से वो भी करंट को ले जा नहीं पा रहे। तो हमारे जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पे होते हैं वो करंट को पास करते हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से बहुत स्मॉल अमाउंट में यहाँ से करंट पास होता है। प्रैक्टिकली इसमें से कोई करंट पास नहीं होता है, बहुत कम अमाउंट में होता है। इसकी वजह से हम इसे जीरो ही कंसिडर करते हैं। तो इस करंट को क्या कहते हैं हम, रिवर्स करंट। क्यों, तो ये रिवर्स बायसिंग में है। रिवर्स बायसिंग में हमारा डायोड अब ऑपरेट नहीं हो पाता है। जब भी हम उसे कांस्टेंट टेम्परेचर देंगे तो ही उसमें से स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट पास करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। प्रैक्टिकली तो नहीं करता है। ओके, बहुत कम करंट पास करता है, जिसे हम कंसिडरेशन में भी नहीं लेते हैं। नेक्स्ट है ब्रेकडाउन मैकेनिज्म इन डायोड। जब हम हमारा जो रिवर्स बायस कंडीशन में है उसमें क्या कर देंगे, हम बहुत रिवर्स वोल्टेज को पास कर देंगे, बहुत ज़्यादा अमाउंट। हमारा क्या होता है, हम जब भी कोई वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो उसकी पर्टिकुलर लिमिट होती है। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, हम ब्रेकडाउन करने के लिए, ब्रेकडाउन मैकेनिज्म को समझने के लिए हम बहुत ज़्यादा अमाउंट, लिमिट तोड़ के, उसकी जो पर्टिकुलर लिमिट होती है उससे भी ज़्यादा वोल्टेज हम यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ सैचुरेशन करंट उसमें से पास हो रहा था वो भी उसकी लिमिट तोड़ देता है, और लार्ज अमाउंट ऑफ सैचुरेशन करंट उसमें से पास हो जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है, हमारा पूरा का पूरा जो डायोड होता है वो डैमेज हो जाता है। ये पूरा होता है ब्रेकडाउन की प्रोसेस, इसे कहते हैं ब्रेकडाउन। तो इस ब्रेकडाउन के भी दो टाइप्स, एवलांची इफेक्ट और जिनर इफेक्ट। तो ये दोनों इफेक्ट एक दूसरे से अलग होते हैं। एवलांची इफेक्ट, उसमें क्या होता है, हमारे न्यू माइनॉरिटी कैरियर्स का फॉर्मेशन होता है। वो बहुत सारे माइनॉरिटी कैरियर्स को प्रोड्यूस करता है,
और उसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पास होता है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा डायोड डैमेज हो जाता है और वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट इफेक्ट है ज़ीनर इफेक्ट। ज़ीनर इफेक्ट में क्या होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन होता है। वहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर्स होल भी होते हैं एवलांची में और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ओके, वो दोनों का फॉर्मेशन करता है, पर ज़ीनर में क्या होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही फॉर्मेशन करता है। होल्स भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से, पर उसका फॉर्मेशन ज़ीनर नहीं करता। ज़ीनर में उनका फॉर्मेशन नहीं होता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन होता है। उसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इसमें से पास होता है। तो ये इफेक्ट है ज़ीनर इफेक्ट। और हमारे नेक्स्ट पॉइंट है VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो हमारे पीएन जंक्शन डायोड का वर्किंग हमने समझ लिया, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग। इसे सिर्फ ग्राफिकली दिखाया गया है। ओके, जो हमारा फॉरवर्ड बायसिंग होता है उसमें क्या होता है, फॉरवर्ड करंट होता है, फॉरवर्ड वोल्टेज होता है। फॉरवर्ड वोल्टेज को VF से डिनोट कर रहे, फॉरवर्ड करंट को IF से डिनोट कर रहे। और ये जो फॉरवर्ड बायसिंग होती है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है। ओके, स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं O, P और Q, यहाँ पे 3 पॉइंट दिखाए गए हैं। O पॉइंट मतलब एकदम स्टार्टिंग में जहाँ से हम इसे सप्लाई कर देंगे, वहाँ पे कोई सप्लाई नहीं होगा। जैसे ही हम इसे वोल्टेज सप्लाई कर देंगे, नॉर्मल वोल्टेज लिमिट के अंदर, ओके, यहाँ पे ब्रेकडाउन की कंडीशन नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल वोल्टेज इसे दे रहे। तो नॉर्मल वोल्टेज जैसे ही हम देंगे तो वो पहले एकदम स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्टिंग में स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट ही पास होगा। तो एक पॉइंट के बाद क्या होगा, कट इन वोल्टेज रीजन, उससे क्या होगा, उस पॉइंट से सही से ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट पास होना स्टार्ट कर देगा। उस पॉइंट को P कंसिडर किया है, उसे हम कहते हैं कट इन वोल्टेज। ओके, P पॉइंट से अच्छे से ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट बिना सर्किट को डैमेज किए अच्छे से फॉरवर्ड बायस कंडीशन में पास होता है। ओके, P से लेकर Q तक। हमारा नेक्स्ट है रिवर्स बायसिंग। तो रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, VR होता है। VR मतलब क्या होता है, रिवर्स वोल्टेज, और IR मतलब रिवर्स करंट। इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में बहुत कम अमाउंट ऑफ करंट पास होता है। देखो एकदम कांस्टेंट है, रिमेन्स कांस्टेंट। इसका वोल्टेज बढ़ रहा है पर करंट कितना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ उतना ही कांस्टेंट है। पर एक A पॉइंट है जहाँ पे क्या हो जाता है, रिवर्स वोल्टेज ब्रेकडाउन। हम क्या करते हैं, उसे ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। वो ब्रेकडाउन ऐसे दिखता है। देखो A पॉइंट पे क्या हो रहा है, उसका ब्रेकडाउन हो रहा है और ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट पास हो रहा है। ओके, और वोल्टेज भी ज़्यादा है, राइट, वोल्टेज ज़्यादा पास कर रहे हैं, इसकी वजह से ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट ब्रेक करके उसे पास हो रहा है। तो ये ब्रेकडाउन की कंडीशन है A पॉइंट से, और जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट उसमें से पास हो रहा है वो P to A की कंडीशन है। और इसे क्या कहते हैं, जो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें जो ग्राफ बन रहा है, वो कर्व बन रहा है, उसे हम कहते हैं नी। और जो रिवर्स में बन रहा है उसे हम कहते हैं नी ऑफ रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डायोड एज अ स्विच। हमारा डायोड स्विच की तरह काम करता है, ऐसा इनका कहना है। ओके, तो वो कैसे करता है, हमारा डायोड जो हमने देखा अभी पीएन जंक्शन डायोड है। ओके, वो कैसे काम करता है, नॉर्मल डायोड, वो सिर्फ एक डायरेक्शन में काम करता है। रिवर्स डायरेक्शन में रिवर्स बायस कर दे तो वो काम करता है क्या, नहीं करता। अगर उसमें से करंट पास भी होता है तो वो क्या करता है, सर्किट को डैमेज कर देता है। तो इसमें से हम क्या कंसिडर करते हैं, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वो करंट को पास करता है। तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन ले लेते हैं। हमारा करंट वहाँ से पास हो सकता है क्योंकि वहाँ पर रेजिस्टेंस कम है। ओके, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कम है, जो बैरियर पोटेंशियल था वो कम हो रहा है, डिप्लीशन रीजन कम हो रहा है, तो उसके लिए ऑब्स्टेकल है क्या, वहाँ पे नहीं है। इसका मतलब वहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस कम है। तो वो वहाँ पे कैसे काम करेगा, एक क्लोज स्विच की तरह काम करेगा। इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। हमारा स्विच बोर्ड पे हम क्या करते हैं, स्विच को जब भी ऑन करते हैं तो क्या होता है, उसमें से करंट पास होता है और हमारा लाइट लगता है। ओके, लाइट स्टार्ट हो जाता है, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, इसकी वजह से हम जब स्विच ऑन करते हैं तो वहाँ से क्या होता है, हमारा लाइट बल्ब ग्लो करने लगता है। तो ये स्विच के लिए कौन सी कंडीशन है, स्विच के लिए क्लोज है, क्लोज कंडीशन रहती है अंदर। ओके, और हमारे लिए ये कौन सी कंडीशन है, ऑन कंडीशन है, जिसकी वजह से हमारी लाइट ग्लो हो रही है, राइट।
तो रिवर्स बायस कंडीशन में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। जैसे कि हमने कहा डिप्लीशन रीजन बहुत बड़ा होता है, विड्थ उसकी बढ़ जाती है, उसकी वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल बन जाता है, उसकी वजह से वहाँ से करंट पास नहीं कर पाता, करंट पास नहीं करता, हम प्रैक्टिकली नहीं करता। तो हम क्या करते हैं, स्विच को जब भी ऑफ करते हैं तो वो क्या हो जाता है, अंदर से ओपन हो जाता है, उसकी वजह से जो करंट है वो पास नहीं करता और हमारा बल्ब ग्लो नहीं करता, राइट। तो ये है ओपन स्विच की कंडीशन। तो डायोड एज स्विच, हम डायोड को स्विच की तरह कंसिडर करके मैंने एग्जांपल से आपको समझा दिया फॉरवर्ड में कैसा होता है और रिवर्स में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रेक्टिफायर। तो हमारा रेक्टिफायर क्या करता है, एसी वोल्टेज को पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज में। ओके, ये हमारी नॉर्मल आपको दिख रही है डायग्राम है। हमारा एसी ऐसे होता है साइनोसाइडल और हमारा डीसी कांस्टेंट होता है, पर यहाँ पे डीसी कांस्टेंट नहीं मिलता, हमें पल्सेटिंग डीसी मिलता है। रेक्टिफायर एसी वोल्टेज को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है चार्जर, मोबाइल चार्जर। हमारे घर में 230 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी आती है, पर हमारे जो मोबाइल होता है उसे सिर्फ 5 वोल्ट ही सप्लाई लगता है। ओके, चार्ज होने के लिए सिर्फ 5 वोल्ट चाहिए होता है। तो हमारा चार्जर का काम क्या है, मेन उसके अंदर रेक्टिफायर होता है जो 230 वोल्ट को स्टेप डाउन करके कितना करता है, 5 वोल्ट करता है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उस पर प्रोसेस करते हैं, उसको कांस्टेंट डीसी करते हैं और हमारे मोबाइल को सप्लाई कर और हमारा मोबाइल चार्ज होना स्टार्ट करता है। तो हमारा रेक्टिफायर का बेस्ट एग्जांपल है हमारा मोबाइल चार्ज। तो प्रैक्टिकली हमारा पीएन जंक्शन डायोड एक ही डायरेक्शन में करंट को कैरी करता है, राइट। तो हम इससे क्या देखते हैं, हमारे जो रेक्टिफायर होते हैं उसके 3 टाइप्स होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हमें जो सामने दिख रहा है वो डायग्राम है हमारी हाफ वेव रेक्टिफायर की। देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जो वाइंडिंग्स दिख रही है, देखो पहले ज़्यादा वाइंडिंग्स दिख रही है प्राइमरी को, ओके, उसकी लेफ्ट साइड है वो प्राइमरी है, और जो राइट साइड है जहाँ पे कम वाइंडिंग्स है वो है सेकेंडरी। पहले इसमें ज़्यादा वाइंडिंग है, मतलब वहाँ पे 230 वोल्ट, मतलब वहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज है। ओके, जहाँ पे ज़्यादा वाइंडिंग है वहाँ पे हम ज़्यादा वोल्टेज है कंसिडर कर रहे हैं। और ये क्या है, ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है, तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ वोल्टेज है वहाँ पे उसे हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर से स्टेप डाउन कर रहे हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे इनिशियली जहाँ पे ज़्यादा वाइंडिंग है वहाँ से हम उसे सप्लाई कर रहे हैं हमारा सिंगल फेज एसी सप्लाई। सिंगल फेज एसी सप्लाई मतलब हमारा 230 वोल्ट सप्लाई कर रहे, कंसीडर करें। तो यहाँ क्या हो रहा है, वो स्टेप डाउन हो रहा है, और स्टेप डाउन होके कितना हो रहा है, 8 वोल्ट हो रहा है, और पीएन जंक्शन डायोड से वो जा रहा है। तो रेक्टिफायर क्या होता है हम देख लेते हैं। रेक्टिफायर में बेसिकली क्या क्या है, हमारा यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर है, रेजिस्टर है, रेजिस्टिव लोड है। देखो आरएल मतलब क्या है, रेजिस्टिव लोड है। आरएफ मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। यहाँ पे बीच में हमने पीएन जंक्शन डायोड को कनेक्ट किया है, और इसका काम क्या है, एसी वोल्टेज को कन्वर्ट करना पल्सेटिंग डीसी में। कैपिटल ईएसएम क्या है, सेकेंडरी वोल्टेज है कि हमारा। नेक्स्ट ये ऑपरेट कैसे करता है, इसका ऑपरेशन क्या है हम देख लेते हैं। और इसका और एक फॉर्मूला है वाइंडिंग्स का, इसके आरएमएस वोल्टेज का और प्राइमरी का। N2 मतलब क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग, डिवाइडेड बाय N1 मतलब प्राइमरी वाइंडिंग, इज इक्वल्स टू ESM मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग डिवाइडेड बाय प्राइमरी वाइंडिंग। हमारा आरएमएस फॉर्म होता है, उसमें भी दिया है ERMS डिवाइडेड बाय, पहले सेकेंडरी आरएमएस फॉर्म दिया है, आरएमएस वोल्टेज दिया है डिवाइडेड बाय प्राइमरी का आरएमएस वोल्टेज। तो ESM क्या है, हमारी पिक वैल्यू है, EPM क्या है, पिक वैल्यू है। ये दोनों क्या है, पिक वोल्टेजेस है प्राइमरी और सेकेंडरी के आरएमएस, और EPRMS क्या है, सेकेंडरी और प्राइमरी के आरएमएस वैल्यूज है वोल्टेज की। हमारा ये ऑपरेट कैसे करता है हाफ वेव रेक्टिफायर, वो देख लेते हैं। यहाँ पे एक कंडीशन लेते हैं, ये किस में है, हमारी साइनोसाइडल वेव होती है, पूरी साइकिल कब बनती है, उसकी 2 साइड होती है, पॉजिटिव साइड और निगेटिव साइड। तो हम उसकी पॉजिटिव साइड कंसिडर कर लेते हैं सप्लाई की। ओके, ट्रांसफॉर्मर से जो हमें स्टेप डाउन करके उसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल मिल रही है, तो उसे कंसिडर कर रहे हैं हम। तो A पॉजिटिव है और B निगेटिव है, कंसिडर कर रहे हैं हम।
और आगे जाके वो करंट कैसे पास कर रहा है, डायोड से लेके लोड से लेके वापस निगेटिव पॉइंट से, मतलब ए से होके डायोड से होके लोड से होके मतलब रेजिस्टिव लोड से होके वापस बी पॉइंट तक। ये कौन सी कंडीशन में वर्क कर रहा है हमारा डायोड, फॉरवर्ड कंडीशन में वर्क कर रहा है। देखो कितनी इजीली हमारा फॉरवर्ड कंडीशन में वर्क कर रहा है। तो इसकी वजह से हमें पहली कंडीशन में यहाँ से हमारा डायोड में से करंट पास होगा, राइट। ओके, हमें लोड करंट मिल जाएगा इसका। देखो यहाँ पे हमारा जो ग्राफ है उसमें लोड करंट दिख रहा है हमें। ओके, कहाँ से, 0 to पाई के साइकिल में से, मतलब ये पॉजिटिव साइकिल है हमारे। तो दूसरी कंडीशन में क्या होगा, निगेटिव हाफ साइकिल होंगे हमारे, राइट। निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, ए निगेटिव है और बी पॉजिटिव है, जिससे क्या होगा, ये रिवर्स बायस की कंडीशन हो जाएंगी। तो जैसे ही ये रिवर्स बायस हो जाएगा हमारा डायोड, उल्टा करंट फ्लो होगा उसमें से, तो ये रिवर्स बायस में चला जाएगा और उसकी वजह से हमारे सर्किट में से कोई करंट पास नहीं होगा। देखो पाई से 2 पाई तक यहाँ पे कोई पल्सेटिंग करंट ड्रॉ नहीं किया है, देखो ग्राफ में। तो ये ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ से हमारा डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में जा रहा है और कोई करंट यहाँ से पास नहीं हो रहा है, लोड में से कोई करंट पास नहीं हो रहा है। हमारी जो पहली कंडीशन है वो फॉरवर्ड बायस की है, उसमें से करंट पास करता है। और हमारी जो दूसरी कंडीशन है वो रिवर्स बायस की है और वहाँ पे हमारा सर्किट ओपन हो जाता है और डायोड में से कोई करंट पास नहीं होता। और इसका आउटपुट क्या है, हर पॉजिटिव साइकिल में हमें करंट मिल रहा है पर निगेटिव साइकिल में हमें कोई करंट नहीं मिलता है। तो ये हमारी डायोड ऑन ऑफ की कंडीशन है। देखो डायोड ऑन कब रहता है, जब फॉरवर्ड बायस होता है, ऑफ कब होता है, जब हमारा रिवर्स बायस होता है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हाफ साइकिल, हाफ वेव रेक्टिफायर इसे क्यों कहते हैं, सिर्फ पॉजिटिव साइकिल पे ही हमें यहाँ पे पल्सेटिंग डीसी करंट मिल रहा है, निगेटिव साइकिल में हमें पल्सेटिंग डीसी करंट नहीं मिल रहा है। तो ये है हमारा इसका वर्किंग। पहले देखो ESM, ये जो सेकेंडरी वोल्टेज है ये साइनोसाइडल दिखाया गया है। तो हमारा लोड का वोल्टेज है, लोड तक क्या जाता है हमारा पल्सेटिंग डीसी हो जाता है, तो सिर्फ पॉजिटिव साइकिल में दिख रहा है हमें। लोड के अक्रॉस जो करंट है और लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है दोनों पल्सेटिंग में दिख रहे हैं ये ग्राफ में। तो हमारे रेक्टिफायर में जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है, सिर्फ स्टेप डाउन करके हमें वो वोल्टेज चाहिए वो देता है। पर हमारे रेक्टिफायर का मेन काम क्या होता है, वो जो भी हमें कम अमाउंट ऑफ वोल्टेज मिलता है उसे पल्सेटिंग डीसी में वो कन्वर्ट करता है, हमारा डायोड कन्वर्ट करता है और उसकी वजह से हमें वो पल्सेटिंग डीसी का आउटपुट मिल जाता है। ओके, तो ये सब हमें प्रोसेस देख ली कैसे होता है। तो इसकी कुछ फॉर्मूलाज है वो जाके हम देखते हैं। तो पिक वैल्यू ऑफ लोड वोल्टेज का फॉर्मूला दिया गया है यहाँ पे, जो सेकेंडरी वोल्टेज है डिवाइडेड बाय क्या है, IM इज इक्वल्स टू ESM डिवाइडेड बाय RF प्लस RL प्लस RS। यहाँ पे RF क्या है हमारा फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है, RL क्या है हमारा लोड रेजिस्टेंस और RS क्या है सेकेंडरी रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट हमें फॉर्मूला दिया है एवरेज और DC वैल्यू ऑफ लोड करंट, IDC इज इक्वल्स टू IM डिवाइडेड बाय पाई। तो हमारी पिक वैल्यू डिवाइडेड बाय पाई होती है, वो हमारी क्या होती है, लोड करंट की एवरेज वैल्यू होती है। ओके, DC लोड करंट होता है वो हमारा। नेक्स्ट है DC लोड वोल्टेज का फॉर्मूला। DC लोड वोल्टेज के लिए यहाँ पे दो फॉर्मूले दिए गए हैं, EDC इज इक्वल्स टू IDC इंटू RL इज इक्वल्स टू IM डिवाइडेड बाय पाई इंटू RL इज इक्वल्स टू ESM डिवाइडेड बाय RF प्लस RL प्लस RS मल्टीप्लाई बाय पाई इंटू RL। ओके, यहाँ पे हमें सब सिर्फ ये जो फॉर्मूलाज है इसके बहुत सारे वो याद रखने हैं। ओके, यहाँ पे EDC इज इक्वल्स टू क्या दिया है, ESM डिवाइडेड बाय पाई। ओके, ESM क्या होता है, सेकेंडरी का पिक वोल्टेज डिवाइडेड बाय पाई। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है RMS वैल्यू ऑफ लोड करंट। लोड करंट की RMS वैल्यू क्या होती है, IRMS इज इक्वल्स टू IM डिवाइडेड बाय 2। RMS वैल्यू होती है वोल्टेज की, लोड वोल्टेज की RMS वैल्यू क्या होती है उसका भी फॉर्मूला दिया गया है, इज इक्वल ESM डिवाइडेड बाय 2 और ERMS मल्टीप्लाई बाय RL और इज इक्वल्स टू IM डिवाइडेड बाय 2 इंटू RL। आउटपुट जो हमारी पावर है, DC आउटपुट पावर है वो कितनी मिलती है वो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया है, TDC इज इक्वल्स टू ESM का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय RL डिवाइडेड बाय I स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय RF प्लस RL प्लस RS का होल स्क्वायर। इसका रेक्टिफायर का इफिशियंसी का भी फॉर्मूला दिया है, वो फॉर्मूला है, इफिशियंसी को इस साइन से डिनोट करते हैं
इज इक्वल्स टू 0.406 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर एस डिवाइडेड बाई आर एफ। और परसेंट में अगर हम ये इफिशियंसी निकालें, मैक्सिमम इफिशियंसी, तो ये क्या होती है, इज इक्वल्स टू 0.406 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 40.6%। तो यहाँ पे जितनी इफिशियंसी हमारी ज़्यादा होंगी उतना ही हमारा रिपल कम होगा। ओके, यहाँ पे एक रिपल फैक्टर है। हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट क्या है होता है, पल्सेटिंग डीसी होता है। इसकी वजह से हम कहते हैं इसे रिपल कहते हैं। पल्सेटिंग डीसी होता है, इसकी वजह से इसे रिपल कहते हैं। और इसके जो फैक्टर होता है, इसकी वजह से एक फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसे हम रिपल फैक्टर कहते हैं। उसका फॉर्मूला है गैमा इज इक्वल्स टू RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू ऑफ DC कंपोनेंट ऑफ आउटपुट। ओके, IAC डिवाइडेड बाय IDC इसका फॉर्मूला है। IAC मतलब क्या होता है, इन रूट ऑफ I² RMS माइनस I² DC, ओके, डिवाइडेड बाय IDC। इन रूट ऑफ इसे ही सॉल्व करके क्या आएगा, IRMS डिवाइडेड बाय ID² माइनस 1। ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं। और इस गामा की सॉल्व करके वैल्यू क्या आती है, 1.21। किसके लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पीक इनवर्स वोल्टेज। हमारा पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है, इसका फॉर्मूला पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ डायोड इज इक्वल्स टू सेकेंडरी वोल्टेज होता है, पीक सेकेंडरी वोल्टेज। ओके, यह हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए फॉर्मूला है। और वोल्टेज रेगुलेशन का क्या फॉर्मूला होता है, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, तो नो लोड से फुल लोड में जब हम जाते हैं, जैसे कि हमने पहले सपोज वहाँ पे कोई लोड नहीं लगाया होता। ओके, लोड क्या होता है, हमारा घर का लोड जिसे हम कंसिडर करते हैं, फैन, AC, फ्रिज वगैरह, ये सब लोड हो गए। यहाँ पे अगर कोई लोड नहीं होगा तो वो कंडीशन क्या होगी, नो लोड कंडीशन होगी। लोड में क्या होता है, सब लोड्स, अगर फैन भी चालू है, AC भी चालू है, घर का फ्रिज भी चालू है, लाइट्स भी सारी की सारी ऑन है, तो वो कौन सी कंडीशन होगी, हमारी फुल लोड कंडीशन होगी। तो डायोड के लिए भी ऐसी ही कंडीशन है, जब उसका कोई लोड नहीं होगा तो नो लोड कंडीशन, अगर वहाँ पे अगर लोड हुआ और सारे लोड अगर ऑन कर दे तो वो होंगे हमारी फुल लोड कंडीशन। इसके लिए ये वोल्टेज रेगुलेशन का वोल्टेज पे क्या अफेक्ट पड़ता है, जब नो लोड होता है और जब फुल लोड होता है। तो इसकी वजह से ये फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया गया है, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल्स टू VDC ऑफ नो लोड माइनस DC वोल्टेज ऑफ फुल लोड डिवाइडेड बाय फुल लोड DC वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, ये एक फॉर्मूला है। ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है। ये फैक्टर क्या होता है, ये रेशियो होता है DC पावर डिलीवर्ड टू द लोड डिवाइडेड बाय AC पावर रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। ओके, लोड को जो DC पावर जा रही है उसका AC पावर है इसके ट्रांसफार्मर की उसका, तो ये ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है जिसे हम TUF कहते हैं, इज इक्वल्स टू DC पावर डिवाइडेड बाय AC पावर होते हैं। ओके, तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर के एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। एडवांटेज क्या है, ओनली वन डायोड इज सफिशिएंट। ओके, एक डायोड सफिशिएंट है और द सर्किट इज इजी टू डिज़ाइन। ये सर्किट इजी है डिज़ाइन करने के लिए और यहाँ पे कोई टैपिंग नहीं होती ट्रांसफार्मर में। तो टैपिंग क्या होती है नेक्स्ट हम देखेंगे। तो डिसएडवांटेजेस क्या है हाफ वेव रेक्टिफायर के, द रिपल फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट इज 1.21 विच इज क्वाइट हाई। तो इसका रिपल फैक्टर क्या है, ज़्यादा है। ओके, द मैक्सिमम थेरोटिकल रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी इज फाउंड टू बी एन 40% विच इज़ वेरी लो। रेक्टिफिकेशन मतलब AC to DC करने की, पल्सेटिंग DC करने की, तो ये इफिशियंसी इसकी लो है ऐसा कहना है। द DC करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर विच मे बी कॉज अ DC saturation of the core of the transformer. To minimize the saturation, the transformer size has to be increased or increases the cost. तो क्या होता है, ट्रांसफार्मर की कोर पे ये अफेक्ट करता है, ऐसा ही आप समझ लीजिए। सैचुरेशन आपको अभी समझ में नहीं आएगा, तो ये अफेक्ट करता है। इसकी वजह से इसके ट्रांसफार्मर की साइज बढ़ानी पड़ेगी। अगर छोटी साइज रही ट्रांसफार्मर की तो इसमें ये प्रॉब्लम आती रही। ये एक इसका डिसएडवांटेज है और इसका जो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर है वो भी काफ़ी लो है। ये सब इसके डिसएडवांटेजेस है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, ये बोथ साइकिल में वर्क करता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी वर्क करता है और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी वर्क करता है। हमारा जो हाफ वेव रेक्टिफायर था उसमें सिर्फ एक ही डायोड था, पर हमारा जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसमें 2 डायोड होते हैं और हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर होता है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने एक लोड भी कनेक्ट किया है। तो नेक्स्ट ये हमारी डायग्राम है, देखो पूरी यहाँ पे 2 डायोड्स दिख रहे हैं हमें, ट्रांसफार्मर है और जिसमें सेंटर टैप लगा है, मतलब जो
सेकेंडरी वाइंडिंग से ट्रांसफार्मर की उसके बीच में एक पॉइंट कनेक्ट हो रहा है लोड से आके, ओके, वो दिख रहा है हमें। और जो इसका ES है, सेकेंडरी EMF कितना इंड्यूस हो रहा है वो दिया है। सेकेंडरी EMF ES इज इक्वल्स टू सेकेंडरी वोल्टेज, ओके, ESM इज सेकेंडरी वोल्टेज इनटू साइन ओमेगा टी। प्रैक्टिकली इसका वर्किंग कैसे है ये देखते हैं हम, और इसका ग्राफ दोनों एक साथ देख के हम समझते हैं। किस तरह की डायग्राम देखो, जो साइनोसाइडल AC वेव होता है उसमें क्या होता है, दो साइकिल्स होती है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव साइकिल होती है, ओके। हम पहले पॉजिटिव साइकिल कंसिडर कर लेते हैं, तो हमारा A क्या हो जाएगा पॉजिटिव और B क्या हो जाएगा निगेटिव। जब हमारे पॉजिटिव साइकिल है तब हमारा वोल्टेज D1 को ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है जिससे वो फॉरवर्ड बायस है। D2 के लिए रिवर्स डायरेक्शन में वोल्टेज जा रहा है, इसके लिए रिवर्स बायस हो जाता है, उसमें से करंट नहीं पास होता। तो D1 यहाँ पे ऑन हो जाता है, D2 ऑफ हो जाता है, ओके। और लोड में से करंट पास होता है, वो कैसी डायरेक्शन है देखो, A से होके डायोड D1 से होके हमारे लोड RL से होके जा रहा है, हमारे ट्रांसफार्मर तक जा रहा है। D2 तो ऑफ है, तो वहां से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। AC की जो पॉजिटिव साइकिल होती है उसमें सिर्फ D1 वर्क कर रहा है और वहां पे करंट है, तो ID1 में से करंट फ्लो हो रहा है, तो देखो वहां पे उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, ये ग्राफ में दिखाया गया है, ओके, साइनोसाइडल में ही दिखाया गया है, ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है पल्सेटिंग DC होता है, राइट। तो यहाँ पे ID1 में से करंट फ्लो हो रहा है, पर वहां पे नीचे देखो ID2 के लिए डायोड 2 से कोई करंट नहीं जा रहा, तो इस वजह से 0 to पाई के बीच में ID2 के लिए कोई करंट नहीं है, ओके, 0 दिखाया गया है। हमारी नेक्स्ट कंडीशन है जब हमारी हाफ निगेटिव साइकिल होगी, निगेटिव हाफ साइकिल ले लेते हैं अब हमारी, तो इसमें क्या होगा, A निगेटिव होगा और B पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो D2 है उसके यहाँ पे फॉरवर्ड वोल्टेज जा रहा है और हमारा जो D1 है वहाँ पे रिवर्स वोल्टेज जा रहा है। उल्टी डायरेक्शन में करंट जाने की वजह से हमारा जो D1 है, D1 ऑफ हो गया, ओके, उसमें से कोई करंट पास नहीं कर रहा है, तो करंट सिर्फ D2 में से पास होगा। तो वो कैसे होगा, B पॉजिटिव है, वहां से लेकर डायोड से लेकर वो सीधा सीधा जाके ऊपर से वो फिर रेजिस्टर की ओर जाएगा और रेजिस्टर से वो जो ट्रांसफार्मर के टैप से वहां तक जाएगा। निगेटिव साइकिल में कौन वर्क करता है, सिर्फ डायोड 2 वर्क करता है। तो देखो निगेटिव साइकिल कहाँ से कहाँ तक है, पाई से लेकर 2 पाई तक है। देखो पाई से लेकर 2 पाई तक हमारे डायोड 2 में से करंट फ्लो हो रहा है, ये ग्राफ में दिखाया गया है, पल्सेटिंग करंट दिखाया गया है D2 में। पर D1 में से देखो पाई से 2 पाई तक D1 में से कोई करंट पास नहीं हो रहा है, तो वहां पे 0 दिखाया गया है। तो ऐसे ही अल्टरनेटिव होगा, D1 ऑन होगा, D2 ऑफ होगा, फिर D2 ऑन होगा और D1 ऑफ होगा। तो ऐसे ही करंट पास होगा। तो नीचे क्या है, एवरेज लोड करंट दिया है वहां पे। तो लोड करंट क्या होगा, एडिशन होती है, डायोड D1 में से जो करंट पास हो रहा है वो प्लस डायोड D2 में से जो करंट पास होता है वो, उन दोनों के एडिशन मतलब हमारा क्या होता है, एवरेज लोड करंट होता है। इन दोनों के एडिशन कर दे ग्राफ की तो क्या आएगा, ऐसा ग्राफ दिखेगा। देखो 0 से पाई तक कौन वर्क कर रहा है, D1 आ रहा है, तो ये उसके हो गए, प्लस D2 क्या है, 0 है, तो ओके D1 का ग्राफ दिखाया जाएगा। फिर दूसरी कंडीशन में क्या है, D1 0 है, D2 में आ रहा है पल्सेटिंग DC। हमारा जो एवरेज है उसमें पल्सेटिंग DC हमें फुल मिल रहा है। जो हमारा एवरेज लोड वोल्टेज होगा वो भी हमें पल्सेटिंग दिख, वो ग्राफ किससे निकालेंगे हम, एवरेज लोड करंट से हम एवरेज लोड वोल्टेज का ग्राफ निकाल रहे हैं। देखो बीच में डॉट डॉट करके दिखाया है, वो I एवरेज इज इक्वल्स टू IDC है। ये हमारा टोटल वर्किंग है फुल वेव रेक्टिफायर का। सेंट्रल टैप क्या होता है, कंडीशन में वर्क कर सकता है। नेक्स्ट इसके जो पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, जिसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज दिए गए हैं, हमारे बुक में से कॉपी करके आपके नोट्स में लिखने हैं, ओके। ये आज का आपका होमवर्क है। मैंने जैसे आपको हाफ वेव रेक्टिफायर के सारे फॉर्मूलेज लिख के दिए बताए, वैसे ही आपको मेन जो आपको बॉक्स किए होंगे कि मेन फॉर्मूला है वो सब लिख के निकालने हैं। आपको MCQ में भी पूछे जा सकते हैं, इसकी वजह से वो फॉर्मूले सारे लिख लीजिए, ओके। तो यहाँ पे हम देखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर के एडवांटेजेस क्या है, इसमें क्या होता है, DC वोल्टेज भी और DC करंट भी हाफ वेव रेक्टिफायर से ज़्यादा होता है। यहाँ पे
सैचुरेशन की पॉसिबिलिटी कम रहती है। किसकी वजह से? सेंट्रल टैप की वजह से। ये सेंटर टैप का एक एडवांटेज है यहाँ पे। और यहाँ पे 2 डायोड कनेक्ट किए, इसकी वजह से अलग अलग साइकिल में अलग अलग डायोड वर्क करता है। और उसमें क्या था, एक ही डायोड दोनों साइकिल में वर्क करता था और वहां पे सिर्फ एक ही साइकिल में हमें आउटपुट मिलता था। यहाँ पे क्या है, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर भी अच्छा है। इससे हाफ वेव रेक्टिफायर से इफिशियंसी भी बढ़ जाती है। कैसे? देखो, दोनों साइकिल में हमें पल्सेटिंग डीसी मिल रहा है। हाफ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ एक ही साइकिल में, सिर्फ पॉजिटिव साइकिल में ही हमें आउटपुट मिलता था, तो यहाँ पे दोनों साइकिल में मिल रहा है। इसकी वजह से इसकी इफिशियंसी और अच्छी बढ़ जाती है। लार्ज डीसी आउटपुट हमें मिल जाता है। इसका जो रिपल फैक्टर है वो भी कम होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है इसके डिसएडवांटेजेस। ओके, इसका जो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है वो भी हायर होता है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। और इसका हायर पीक वोल्टेज होता है, उसकी वजह से ये इसकी साइज भी बढ़ जाती है और इसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। जो हमारा सेंटर टैप ट्रांसफार्मर होता है उसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिज रेक्टिफायर। तो ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है? वो फुल वेव रेक्टिफायर की तरह ही होता है। यहाँ पे हमने सिर्फ 4 डायोड्स को कनेक्ट किया है और यहाँ पे कोई सेंटर टैप नहीं है। ये आप देख सकते हैं सर्किट में, देखो कोई सेंटर टैप नहीं है। हमने सिर्फ 4 डायोड्स को लगाया है। और देखो D1 और D1 के अपोजिट साइड में हमारा D2 है और D3 के अपोजिट साइड में हमारा D4 है। इसे हमने कनेक्ट किया है। यहाँ पे जो हमें EMF मिल रहा है क्या है, ES इज इक्वल्स टू ESM मतलब सेकेंडरी वोल्टेज, कैपिटल ESM मतलब वोल्टेज, और E क्या है हमारा EMF है, स्मॉल e मतलब EMF। ओमेगा क्या होता है हमारा 2πf। तो यहाँ पे क्या है, इसका ऑपरेशन देख लेते हैं हम, ये कैसे वर्क करता है। हमने पहले जैसे देखा हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, निगेटिव हाफ साइकिल, वैसे ही हम देखेंगे। हम पहले इसे पॉजिटिव हाफ साइकिल देते हैं तो क्या हो जाएगा, A पॉजिटिव हो जाएगा और B निगेटिव हो जाएगा। उससे क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाता है। तो उससे क्या होगा, D1 में से करंट पास होगा, तो फिर D1 से करंट कहाँ जाएगा, लोड RL से होके वो फिर जाएगा D2 से होके B पॉइंट तक चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, हमारे D3 और D4 की और कैसे करंट जा रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में करंट जा रहा है। वो कौन सी कंडीशन में वर्क करते हैं, रिवर्स बायस कंडीशन में वर्क करते हैं। इसकी वजह से हमारा D3 और D4 में से कोई करंट फ्लो नहीं होता और यहाँ पे इस वजह से ये ओपन स्विच दिखाए गए हैं, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है उनसे, सिर्फ D1 से और D2 से ही करंट फ्लो हो रहा है। फॉर्म देख लेते हैं इसकी। तो पहली पॉजिटिव साइकिल में हमारा D1 और D2 ऑन है और D3 और D4 ऑफ है। तो D1 और D2 के इसमें क्या आएगा, करंट आएगा, और D3 और D4 क्या है, 0 है, तो इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, 0 की ओर में हम लाइन मार देंगे। तो नेक्स्ट है हमारी निगेटिव हाफ साइकिल। निगेटिव हाफ साइकिल दे देते हैं इसे। तो इस डायग्राम में देखो, तो निगेटिव में क्या होगा, तो इस कंडीशन में कैसे करंट जाएगा, D3 में से भी जाएगा और D4 में से भी करंट जाएगा। देखो यहाँ से डायरेक्शन दिख रही है हमें, तो यहाँ पे करंट कैसे फ्लो हो रहा है, D3 से होके हमारे लोड RL से होके फिर डायोड 4 से होके फिर वो A से जा रहा है। देखो ऐसी इसकी डायरेक्शन है। और इसमें क्या होगा, D3 और D4 वर्क कर रहे हैं हमारे फॉरवर्ड बायस से, और हमारा D1 और D2 क्या हो रहे हैं, रिवर्स बायस हो रहे हैं। उससे उल्टा करंट जा रहा था वो रिवर्स हो गए, उसमें से कोई करंट पास नहीं होगा। देखो यहाँ पे वेवफॉर्म में भी हमारे जो D1 और D2 है उसमें से कोई करंट नहीं जा रहा है और D3 और D4 में से करंट जा रहा है। तो इसका एवरेज लोड क्या आएगा, पहले इसमें जैसे हमने एवरेज लोड निकाला वैसे ही एवरेज लोड निकाल रहे हैं इसका। तो इसमें क्या करते हैं हम, पहले D1 D2 में से जो करंट जाएगा और D3 D4 से जो करंट जाएगा उन दोनों करंट के हम एडिशन कर देंगे, कि उन दोनों की वेवफॉर्म के एडिशन कर देंगे तो ऐसी हमें वेवफॉर्म मिलेंगी, पल्सेटिंग वेवफॉर्म मिलेगी। ओके, तो लोड वोल्टेज के लिए भी सेम हमने जो लोड करंट के लिए निकाली थी वैसे ही निकाली है। यहाँ पे वेवफॉर्म देखो, हमने लोड करंट से ही लोड वोल्टेज की वेवफॉर्म निकाली है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है और जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसमें क्या फ़र्क होता है, सिर्फ उसमें 2 डायोड होते हैं, इसमें 4 डायोड होते हैं। पर हमारा जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसमें सेंट्रल टैप होती है और हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर है वही सेंट्रल टैप नहीं है। हमारा जो फुल वेव रेक्टिफायर था उसमें एक डायोड वर्क करता था पॉजिटिव हाफ साइकिल में और एक डायोड वर्क करता था निगेटिव हाफ साइकिल में।
तो यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर में क्या होता है, दो डायोड एक साथ वर्क करते हैं पॉजिटिव साइकिल में और दो डायोड एक साथ वर्क करते हैं नेगेटिव साइकिल में। तो इसकी वजह से इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी लेस है और इसकी जो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी थी वो और बढ़ गई है और हमें जो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर मिल रहा था वो भी बढ़ गया है। जो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हमारा ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर था 0.693, तो यहाँ पे हमें ब्रिज रेक्टिफायर में वो मिल रहा है 0.812। इसकी वजह से ये काफ़ी अच्छा है। इसके एडवांटेजेस क्या है, इसका ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर भी बढ़ गया है, इसकी इफिशियंसी भी बहुत अच्छे से बढ़ गई है, इसकी कॉस्ट भी कम है। ओके, इसमें कोई सेंट्रल टैप नहीं है और साइज़ भी छोटी है। यहाँ पे क्या होता है, जो सैचुरेशन है और लॉसेस के चांसेस है वो भी थोड़े रिड्यूस हो जाते हैं। ये बेसिकली ब्रिज रेक्टिफायर सबसे बेस्ट है, इसे कह सकते हैं हम। तो आपको क्या करना है, आज फुल वेव रेक्टिफायर और हमारा ब्रिज रेक्टिफायर के फॉर्मूले, सिर्फ मेन फॉर्मूले जो होते हैं, ये मेन एक पॉइंट दिया है, उसका जो फॉर्मूला है वैसे कि वैसे आपको लिख के निकालना है। जैसे मैंने आपको हाफ वेव रेक्टिफायर के दिए वैसे ही फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर के आपको लिखने हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ज़ीनर डायोड। ओके, तो ज़ीनर डायोड क्या होता है, हमारा जो रिवर्स बायस कंडीशन होता है उसमें वर्क करता है ज़ीनर डायोड। फॉरवर्ड बायस में तो ये वर्क कर ही सकता है, ज़ीनर डायोड फॉरवर्ड बायस में भी वर्क करता है, पर इसका मेन हमने इसे डिज़ाइन क्यों किया है, रिवर्स बायस में वर्क करने के लिए। हमने देखा था कि पीएन जंक्शन डायोड में रिवर्स बायस की कंडीशन में क्या होता था, वो वर्क नहीं करता था, वहाँ से ज़ीरो करंट फ्लो होता था, ब्रेक डाउन हो जाता था। पर इसमें वैसा नहीं होता, ये रिवर्स की कंडीशन में बहुत अच्छे से वर्क करने के लिए हमने इसे बनाया है। ज़ीनर डायोड क्या करता है, स्पेशली सिर्फ रिवर्स ब्रेकडाउन कंडीशन में ही वर्क। तो हमारा पीएन जंक्शन फॉरवर्ड में भी और रिवर्स में भी वर्क करता है, पर ज़ीनर डायोड को हम स्पेशली रिवर्स की कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड होता है उसकी दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी फॉरवर्ड बायस का होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में रिवर्स बायस का होता है। तो इसका क्या होता है, जो हमारी रिवर्स की कंडीशन होती है उसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। याद है आपको, पीएन जंक्शन में मैंने बोला था, तो पीएन जंक्शन में बहुत ज़्यादा डायोड का रेजिस्टेंस होता है। हमारा जो ज़ीनर डायोड है उसमें वो रेजिस्टेंस काफ़ी वेरी स्मॉल होता है। ओके, और इसका जो सिंबल है वो लगभग पीएन जंक्शन डायोड से सिमिलर है और थोड़ा सा अलग है। ओके, ये ज़ीनर डायोड कैसे वर्क करता है, अपोजिट कंडीशन में वर्क करता है। ओके, पहले हमने क्या बोला था, हमारा पीएन जंक्शन का जो एरो होता है, ओके, वो ट्रायंगल होता है, वो जिस साइड में जा रहा है वो करंट की डायरेक्शन होती है। पर जो ज़ीनर डायोड है इसमें अपोजिट होता है, जो एरो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसका ब्रेकडाउन रीजन भी होता है और ये वर्क भी करता है। और इसका एप्लीकेशन क्या है, ये वोल्टेज रेगुलेटर, प्रोटेक्शन सर्किट और वोल्टेज लिमिटर में भी यूज़ किया जाता है। पर हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड है वो रेक्टिफायर की तरह वोल्टेज मल्टीप्लायर, क्लिपर, क्लैम्पर इसमें यूज़ किया जाता है। जैसे ही हम क्या कहते थे, वहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाता है। ओके, एक पॉइंट के बाद वहाँ पे उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, पर यहाँ पे क्या होता है, वो ब्रेकडाउन नहीं होता, वो अच्छे से उस कंडीशन में भी वर्क कर लेता है। इसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस हाई नहीं है, अच्छे से ऑपरेट कर लेता है हमारा ज़ीनर डायोड। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमारा एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। ओके, लाइट इमिटिंग डायोड क्या होता है, हमारे एलईडी बल्ब्स। ओके, ये क्या करते हैं, एक डायोड जो लाइट इमिट करता है, ऐसे डायोड को हम कहते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। अ डायोड विच इमिट्स लाइट व्हेन द फॉरवर्ड बायस इज कॉल्ड एज लाइट इमिटिंग डायोड। ये कैसे कंडीशन में वर्क करता है, फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में वर्क करता है। ये कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है, इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस के जो प्रिंसिपल है उस पर वर्क करता है। ये बेसिकली लाइटिंग का प्रिंसिपल है। ओके, ये याद रखो बस, इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस। ओके, बाकी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जब ये फॉरवर्ड बायस में होता है, ओके, तो क्या होता है, हमारे जो कंडक्शन बैंड होता है और हमारा जो वैलेंस बैंड होता है। ओके, तो कंडक्शन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस बैंड के तरफ, ओके, मतलब उसके होल के तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का रिकॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन होते हैं, राइट, ये पहले अलग होते हैं और उनका फिर कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन होता है। और उनके रिकॉम्बिनेशन के वजह से यहाँ से लाइट इमिट होती है। नॉर्मल डायोड की तरह ही होता है ये,
बट इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और होल्स का रिकॉम्बिनेशन होता है और उसकी वजह से ये लाइट इमिट करता है। ये बस आपको याद रखना है ये कैसे वर्क करता है। लाइट इमिटिंग डायोड में यूज करने वाले मटेरियल है गैलियम, आर्सेनिक, फॉस्फोरस, ये सब मटेरियल यूज किए जाते हैं डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बनाने के लिए। ओके, जैसे कि हमारे घर में वाइट कलर की लाइट होती है, उसमें येलो कलर की भी आती है, ब्लू कलर की वगैरह वगैरह। तो अलग अलग टाइप ऑफ जो फॉस्फोरस है, मिक्सचर है, मटेरियल यूज करके हम वैसी लाइट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ देखो आप, तो ये कैसे एकदम स्ट्रेट लाइन आ रहा है। ओके, बीच से एकदम स्ट्रेट लाइन में ये ग्राफ हमें दिखाई दे रहा है। ये ग्राफ किसके बीच में है, द टिपिकल आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलईडी किसके बीच में है, फॉरवर्ड करंट के बीच में है और लाइट आउटपुट के बीच में। तो जैसे करंट इंक्रीज होता है वैसे वैसे हमारा लाइट का आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। ओके, हमारा बटन ऑन कर दिया वैसे ही हमारी लाइट में मिल जाती है। ओके, ये इसका एडवांटेज है, बहुत माइक्रो सेकंड्स में भी ये अच्छे से स्टार्ट हो जाता है। ओके, इमीडिएटली वर्क करता है, लाइट वेट भी है और कितने तो भी कलर्स में भी ये लाइट इमिटिंग डायोड है, लाइट को इमिट करता है। ये चीप है, काफ़ी सस्ता आता है, लॉन्ग लास्टिंग है। देखो बाकी जो हमारे लाइट बल्ब्स होते हैं जैसे कि इनकैंडेंसेंट बल्ब और बाकी सारे जो बल्ब्स होते हैं एज कम्पेयर टू उनके हमारे जो एलईडी बल्ब होते हैं वो ज़्यादा चलते हैं। इसकी वजह से हमारे जो घर में ज़्यादातर आजकल एलईडी बल्ब का ही यूज़ होता है। और इसकी जो एलईडी बल्ब की ब्राइटनेस है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, करंट से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैंने कम करंट दिया तो कम लाइट दिखेगी, ज़्यादा करंट दिया तो ज़्यादा लाइट दिखेगी। इसकी साइज भी स्मॉल है। ये इसका लाइट इमिटिंग डायोड का एक मेन यूज क्या है और मेन एडवांटेज क्या है, ये लाइट के सोर्स की तरह काम करता है। लाइट इमिटिंग डायोड के इतने सारे एडवांटेजेस है और जैसे जैसे फॉरवर्ड करंट इंक्रीज होता है इसका लाइट आउटपुट भी इंक्रीज होता है। ओके, आजकल के डे टू डे लाइफ में हम लाइट इमिटिंग डायोड का बहुत सारा यूज़ करते हैं। ओके, ये किसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए भी सर्किट में यूज़ किया जाता है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, ओके, इसकी जो ल्यूमिनर इफिशियंसी है, ल्यूमिनस इफिशियंसी मतलब क्या होती है, हमारा बल्ब कितने तो भी बैट का है सपोज कंसिडर कीजिए, तो वो कितनी लाइट बाहर फेंकेगा, हमें कितनी लाइट देगा, वो ल्यूमेंस में काउंट की जाती है। और वो उसकी जो वर्क करने की इफिशियंसी होती है हमें लाइट देने की, वो ल्यूमेंस देने की, तो वो क्या होती है, उसे हम कहते हैं ल्यूमिनस इफिशियंसी। तो इनका कहना है जो एलईडी है लाइट इमिटिंग डायोड की इफिशियंसी कम है। ओके, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अफेक्ट करते हैं टेम्परेचर के हिसाब से। अगर हम इस एलईडी को अगर हॉट इसमें रख देंगे वो वर्किंग उसका ख़राब हो जाएगा ऐसे। ओके, तो इसे बहुत ज़्यादा लार्ज पावर लगती है पीएन जंक्शन डायोड के कंपैरिजन में। इसे बैटरी के रिप्लेसमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है, पावर ज़्यादा होने की वजह से ये ख़त्म हो जाती है बैटरी। तो हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड था वो लाइट इमिट करता था क्या, नहीं करता था। हमारा एलईडी लाइट इमिट करता है। ओके, इसके जो सिम्बॉल्स है वो याद रखने हैं आपको। देखो मैंने जो डायग्राम में सिम्बॉल्स दिखाए हैं। नेक्स्ट है हमारा फोटो डायोड। तो हमारा फोटो डायोड क्या होता है, तो फोटो डायोड क्या है, पीएन जंक्शन डायोड से काफ़ी सिमिलर होता है। ये इज ऑलवेज ऑपरेटेड इन अ रिवर्स बायस कंडीशन, क्योंकि ये रिवर्स बायस कंडीशन में ऑपरेट करता है हमेशा। ओके, जो हमारा फोटो डायोड होता है वो एक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होता है, मतलब पीएन जंक्शन डायोड ही होता है, बस वो सिर्फ रिवर्स कंडीशन में वर्क करता है और वो सराउंडिंग से लाइट लेता है और उस पर वो वर्क करता है। मतलब आपको समझ में आया, वो एक ऐसा डिवाइस है, सपोज मैंने मेरे हाथ में वो डिवाइस रख लिया और उसके 2 टर्मिनल मेरे हाथ से बाहर निकाल दिए। ओके, और वो अंदर मैंने उसे दबा के रख दिया, तो उसमें क्या होगा, पूरा का पूरा डार्क होगा, पूरा का पूरा वहाँ पे अंधेरा होगा, राइट। हाथ के अंदर वो कंपोनेंट होगा। तो अगर मैं उसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा दूंगी तो हमें क्या मिलेगा, उसका वोल्टेज है, उसमें से कोई करंट पास नहीं हो रहा है, ये हमें समझेगा। और जैसे ही मैं उससे हाथ हटा दूंगी, ओके, और उस कंपोनेंट को लाइट में रख दूंगी या नॉर्मल जो लाइट होती है सनलाइट है उसमें रख दूंगी, हमें उसमें से करंट और वोल्टेज दिखेंगे। ओके, अगर हम उसे वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर देंगे तो कितना करंट उसमें से फ्लो हो रहा है, वोल्टेज कितना है, वो सब हम काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे ये जो हमारा फोटो डायोड है ये ऐसे वर्क करता है। ओके, ये क्या होता है, डिप्लीशन रीजन पे हमारा जो लाइट है वो गिरता है, तब क्या होता है, ये क्या करता है, उसमें एक एनर्जी भर देता है। ओके, डिप्लीशन रीजन में वो एनर्जी भर देता है, उसकी वजह से हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं उन दोनों की पेयर बन जाती है
और ऐसे ये वर्क करता है। डार्क करंट मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा जहाँ पे कोई लाइट नहीं है, देयर इज़ अ नो लाइट, वहाँ पे अगर हम इसे रख देंगे तो ये रिवर्स बायस की कंडीशन में हमें कोई करंट नहीं मिलेगा। और जो भी स्मॉल अमाउंट ऑफ, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ, मतलब वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मिलेगा उसे हम डार्क करंट कहते हैं। इसे हम रिवर्स बायस की कंडीशन में ही क्यों यूज़ करते हैं, तो उसके जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं करंट, ओके, और वो क्या होता है, बहुत कम होता है। तो रिवर्स बायस की कंडीशन में क्या होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, राइट। तो वैसे ही है, इसकी वजह से ये रिवर्स बायस पे वर्क करता है। और हमारा जो फॉरवर्ड बायस की कंडीशन होती है उसमें मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं। तो इस पे क्या होता है, फोटोडायोड बेसिकली माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का वर्किंग रहता है पूरा का पूरा। इसके लिए ये रिवर्स बायस की कंडीशन में ही वर्क करता है। जो हमारे अलार्म सिस्टम होती है, कन्वेयर बेल्ट होते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स रिसीवर, ये सब में ये हमारा फोटोडायोड यूज़ किया जाता है। तो हमारे फोटोडायोड और एलईडी के बीच में क्या डिफरेंस है, हमारा एलईडी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है और हमारा फोटोडायोड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, किससे, लाइट एनर्जी से। और हमारा जो एलईडी है वो सिर्फ फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है और हमारा जो फोटोडायोड है वो सिर्फ रिवर्स बायस में वर्क करता है। तो ये उसका डिफरेंस है, इसके सिंबल्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होता है। मैं जो भी आपको पढ़ाती हूँ अगर वो आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।